आज 27 मई है, वेडनेसडे है। और आज की क्लास के संदर्भ में अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं आज की क्लास किस चीज़ पर होगी। तो आज इंडियन पॉलिटी है और हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे एक पार्ट किया जा चुका है, जब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय क्या होता है ये डिस्कस करके, सिंस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के हमने कब तक 1892 इंडिया प्रोविंशियल काउंसिल एक्ट तक बात किए थे। अब हम 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, उसके आगे साइमन कमीशन के आगे नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के बाद 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। और समय मिलते ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर कैबिनेट मिशन 1946 भी पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान जो है भारत का, उसके निर्माण की गतिविधियां चल पड़ेगी। तो ये जो पूरा हम बता रहे हैं 1973 रेगुलेटिंग एक्ट से कैबिनेट मिशन 1946, ये सभी क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। पर ध्यान में रखना है कि हम जो कह रहे हैं संदर्भ वो ये कि 1773 से लेकर 1858 का जो समय है वो अलग हो गया। फिर उसके बाद 1861 के बिल से लेकर के 1935 का संदर्भ एक हुआ, और फिर 1946 का जो है वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिपेयर्डनेस डेवलपमेंट से जुड़ जाएगा। तो चलिए हम अब 1892 को जस्ट हाईलाइट करते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे 1909 का। लेकिन उससे पहले आज का जो इम्पोर्टेंस है 27 मई उसका, और बोर्ड पे थोड़ा हम आपको हेडिंग्स लिखते हैं। ठीक है, आज का जो तारीख है उसका इम्पोर्टेंस समझना है। 27 मई 1964 को डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेथ इन ऑफिस। 1947 में आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 50 तक वो टेम्पररी इन द सेंस ऑफ दैट एंट्रीम एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे। 1951 में हम देखते हैं क्या होता है कि अब क्या होगा, ठीक है, तो 52 तक रहे और 51-52 में जो हेल्ड होता है चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, उसमें जीते और 5 साल के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर बने। सेकेंड जनरल इलेक्शन 57 में हुआ लोकसभा का, फिर 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने।
थर्ड जनरल इलेक्शन 62 में हुआ और फिर 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 5 साल रह नहीं पाए क्योंकि डेथ हो गई, हार्ट अटैक से डेथ हुआ ऐसा माना जाता है। चीन युद्ध में हार की वजह से उन्हें बड़ा आघात लगा कि चीन ने धोखा दिया दोस्ती करके। तो इस तरह से 1947 से 64 टोटल 17 ईयर्स, तो 17 साल तक रहे। याद रहे अब तक के भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट रिमेनिंग प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 ईयर्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और उन्हीं की आज पुण्यतिथि है। डेफिनेटली इन्हें कहा जाता है क्या, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या भारत का क्या है, मतलब आधुनिक भारत का पिता। दो कंट्रोवर्सीज है, उसको मैं क्लियर कर दूं। जब आप कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो लॉर्ड डलहौजी के पास जाएगा, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आजाद भारत के पिता तो जवाहरलाल नेहरू जाएगा। तो ये याद रखिएगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो चलिए आज उनकी पुण्यतिथि है, दैट्स ओके। अब आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ये आपका टॉपिक है जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर के 1946 कैबिनेट मिशन तक जाता है। पार्ट 1 हम लोग 1773 से 1892 हो चुका है। पार्ट 2 1909 से 1946 तक करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, इसको गौर से सुनना। पार्ट 1 ऑलरेडी है, रिकॉर्डेड है, आप पोर्टल पे जाके रिकॉर्डेड निकाल के वीडियो देख लीजिएगा। जिनका लेटेस्ट एडमिशन है उनको दिक्कत हो सकती है, तो याद रखिएगा पोर्टल पे मौजूद है, बाय नेम वीडियो का नाम है, उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिए। सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रिंग कनेक्ट करने के लिए इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, जस्ट हाईलाइटिंग इट, लिसन केयरफुली नाउ। एज यू नो दैट 1 नवंबर 1858 में एक कानून आया, इंडिया रूलिंग एक्ट, दैट वाज रिजल्ट ऑफ 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर दैट देयर वाज another act known 1961 India Act, and after a long gap of the 35 years later there was another act called India Provincial Council Act 1892. So in 1892 भारत प्रांतीय अधिनियम। तो प्रांतीय परिषद अधिनियम में क्या था वो समझिए। जितने भी प्रोविंस होते थे, लाइक महाराष्ट्र नोन एज बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, ये नाम होते थे। इन सब प्रांतों में एक गवर्नर होता था, स्टेट गवर्नर, नोन कॉमनली लाट साहब। वी आर सेइंग लाट साहब बिकॉज वो मेंबर ऑफ लॉर्ड सभा होते तो लाट साहब कहते। तो उन गवर्नर के काउंसिल होती, एडवाइजरी काउंसिल, स्टेट गवर्नर्स एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल में इंडियन मेंबर की संख्या बढ़ाई गई थी और जितने भी मेंबर थे उन्हें कुछ
राइट्स दिए गए थे। दो राइट्स याद रखना है। 1892 में दो राइट्स दिए गए थे इंडियन मेंबर्स को। क्या? पहला, कैन बी डिस्कस ऑन एनुअल बजट, कैन बी डिस्कस ऑन एनुअल बजट, एंड इफ एनी मैटर इज पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, बजट पर बहस करने की छूट मिली भारतीय सदस्यों को प्रांतों में, और बजट पे सवाल नहीं पूछ सकते, कैन नॉट बी आस्क क्वेश्चन बट कैन डिस्कसन, सुझाव दे सकते हैं, सवाल नहीं। लेकिन कहा गया अपार्ट फ्रॉम दिस बजट इफ एनी इशू इज पब्लिकली प्रोमिनेंट, अगर कोई जन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण है, पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो उस पर सवाल पूछ सकते हैं। ये जो सवाल पूछने वाली बात है उसके लिए एक टाइम दिया गया कि जब सदन का सत्र चल रहा हो, बैठक हो रही हो, तो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में पब्लिक इंपॉर्टेंस कंसर्निंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ये जो 12 से 1 का टाइम होता है, ना एएम ना पीएम, इसको जीरो आवर कहते हैं बिकॉज ऑफ बिगनिंग। तो बिगनिंग को हमेशा जीरो कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इवन गांव घर में भी फसल जब उपजता है और जब तौलने के लिए किसान बैठता है कि कितना फसल आया, तो पहला जो तराजू तौलता है 5 किलो का बाट, तो वो नहीं बोलता एक, बोलता है रामेश जी राम, राम के नाम पे छोड़ देता है। और तब जो है रामेश जी एक, रामेश जी दो, एक हमेशा एक्स्ट्रा देता है, वो जीरो है। तो ऐसे यहाँ जीरो आवर है, तो याद रखिएगा ये जो जीरो आवर है दैट इज द बिगेन इन इंडिया, नॉट वी इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। और आपसे यही सवाल करता है, इसी को आप हिंदी में कहते हैं शून्यकाल, और आपसे यही पूछता है कि शून्यकाल का संदर्भ हमने किस संविधान से लिया? कहीं से नहीं लिया, भारतीयता है। शून्यकाल यानी 12 बजे दिन से लेकर के 1 दिन के बीच, दोपहर। तो चलिए, तो ये था आपका क्या 18, ठीक है, 92 का इंडिया प्रोविंशियल एक्ट। अब आइए, अब उस एक्ट से होता क्या है जरा गौर फरमाइएगा, तभी आप इसकी पृष्ठभूमि बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए अब कॉलम बाय सिस्टम चलते हैं और इसको सुनिएगा से। इंडिया काउंसिल एक्ट कहलाता है। वैलिडिटी 10 इयर्स थी। इसका दूसरा नाम क्या था?
समझना है इसे। ये जो थोड़ी सी जानकारी दे दिया हूं उसके बाद डिस्कस करेंगे। 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट एक कानून आया, हिंदी में भारत परिषद अधिनियम, जिसकी वैधता जो थी अगले 10 वर्ष के लिए थी। इसमें देखते हैं इसका दूसरा नाम भी था मॉर्ले मिंटो सेकंड लगा दिया है, रिफॉर्म्स बिल। बिल का मतलब तो मालूम ही है क्या होता है, विधेयक। इसी को आप एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को कमेटी, कैसे तो ऐसे समझिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बिल, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कमेटी। एक कमेटी सेटअप हुई जिसमें 2 लोग थे। ये कमेटी जो प्रपोजल दी वो बिल बना। बिल को जब पार्लियामेंट, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो ये एक्ट बन गया। तो ये कमेटी, देन बिल, देन एक्ट, ये ध्यान में रखना है, तो ये याद रखना है। अब आइए, हु वॉज मॉर्ले? मिस्टर मॉर्ले वॉज इंडिया मिनिस्टर ऑब्लिक सेक्रेटरी, इंडिया सेक्रेटरी। तो एक भारत मंत्री का पद होता था, 1858 के एक्ट से बताया था। मिस्टर लॉर्ड मिंटो सेकेंड वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस टाइम में भारत का, इस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो मिस्टर मिंटो था। 2 मिंटो हुआ, एक 1800 में हुआ था और एक 1900 में हुआ। तो ये बोथ वर मेंबर ऑफ दिस रिफॉर्म्स कमिटी। ये जो रिफॉर्म्स कमिटी थी उसके 2 मेंबर थे, 2 ही मेंबर थे, ये दोनों हैं। अब जरा गौर से सुनिए। 1892 का जो हमने प्रोविंशियल इंडिया एक्ट लेके आया, तो देखिए उससे क्या हुआ। इससे जो है हम लोग खुश नहीं हुए। यहां हम लोग से तात्पर्य कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी देश को, खुश नहीं हुई। एक्चुअली आपने देखा 1885 में कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड हो गई। पॉइंट क्लियर? हम देखते हैं 1897 में बहुत बड़ा महामारी पुणे से लेके महाराष्ट्र वगैरह अन्य जगह फैल चुकी थी, जिसमें लाखों लोग मरे थे और इससे हमें बुरा लगा था। फिर देखते हैं हम 1899 में लॉर्ड कर्जन आता है और कर्जन ने जिस प्रकार से देश को तोड़ा, बांटा, बंगाल का विभाजन किया, इससे हम रुष्ट थे। और इससे आगे बढ़कर के हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हो गई थी 1897 से। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाज गोइंग ऑन। और ये कहते हैं ना, बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल आग में घी का काम कर दिया और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फास्टेस्ट हो गया, स्पीड अप पकड़ लिया। तो एक तो स्वदेशी आंदोलन, फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज डेवलप हो गया, कई सारे क्रांतिकारी संगठन आ गए। तो ये सब, और ऊपर से कर्जन की पॉलिसीज, तो इससे हम लोग असंतुष्ट होते चले गए। और 20 वर्ष हो गए थे कांग्रेस पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के, ठीक है। और वो देख रही थी कि जो जो हमने डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन दिया, कोई भी बात एक्चुअली नहीं मानी गई। तो इन सब से क्या होता है कि अब जो है सेकेंड फेज के जो लीडर हैं कांग्रेस के, जिन बुजुर्ग लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की, अब नए लीडर सामने आने लगे और गर्मपंथी, जिसको आप कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के लोग आने लगे आगे, जैसे लाल बाल पाल, यू नो बेटर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और भी हमारे बहुत सारे हुए। तो अब देखा गया कि कांग्रेस पर पकड़ कमजोर होने लगी इन बुजुर्ग लिबरल क्लास के लीडर का, और एक्सट्रीमिस्ट हावी होने लगे, देश की राजनीति कह लें या देश में आगे बढ़ने लगे। तो अब कांग्रेस ने प्रेशर बनाया कि हमें 1892 वाला कानून नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। कैसा? तो 1895 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले डिमांड किया था, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान चाहिए, जस्ट लॉ नहीं। यानी एक वेलफेयर स्टेट चाहिए जहां के सिटीजन्स को कुछ राइट्स होने चाहिए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कांग्रेस के चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी डिमांड किया, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट फॉर्मली, बट सेड। बट in 1906 Kolkata Congress annual conference, and the leader, I mean president, was
दादा भाई नौरोजी ने डिमांड किया, हमें संविधान चाहिए, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात यह हो गई। अब इधर क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर को हो जाती है। इसी लॉर्ड मिंटो के इशारे पर मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो जाती है। तो अब हमारा जो आंदोलन है दो भागों में बंटने की स्थिति में है, और मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य ही था भविष्य में मुसलमानों के लिए एक देश का निर्माण करना और प्रेजेंटली मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करना। इसके लिए अंग्रेज से मिलके भी काम चले तो किया जाए। तो ये उद्देश्य क्लियर थे जो उनके डॉक्यूमेंट्स में चार्टर में लिखे हुए हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये बात थी। तो इस हालात में अब देखा गया कि अगर कांग्रेस के लिबरल क्लास के लीडर अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इस तरह से कांग्रेस के लीडर को उनकी कुछ बातों को मान लेने में क्या था, बड़प्पन था। तो मान लेने से क्या होगा, एक्सट्रीमिस्ट जो एक फोर्स शुरू हो गया था वो कर्व किया जा सकता था। अर्थात ध्यान दें, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत ठीक है परिषद अधिनियम, तो ध्यान से आप सुना। अब हमारा फोकस, ये तो बैकग्राउंड था, अब फोकस्ड हो गया। 1919 का इंडिया काउंसिल एक्ट लाए जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कांग्रेस के उदारवादियों को खुश करना और इनडायरेक्टली गर्मपंथियों के गतिविधियों पर लगाम लगाना। ठीक है, समझ में आए? टू मेक हैप्पी लिबरलिस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी टू सेटिस्फाइड देम एंड इनडायरेक्टली कर्ब टू एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। तो ये पहला उद्देश्य हुआ, ये ध्यान में रखना। अब आइए, इसके लिए क्या हुआ था, तो 19 सुनना है पहले फिर लिख दूंगा। 1907 में दो लोगों की सदस्यता में एक कमेटी बनी। एक उस टाइम में जो भारत सचिव थे, इंडिया सेक्रेटरी और सो कॉल्ड इंडिया मिनिस्टर, वो थे लॉर्ड मॉर्ले। तो मॉर्ले को कहा गया, और जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे मिंटो सेकेंड, 2 सदस्यीय कमेटी बनी जिसका काम था 1892 के एक्ट में सुधार करना और एक नया कानून लेकर आना। टू रिफॉर्म्स 1892 इंडिया प्रोविंशियल काउंसिल एक्ट टू मेक ए न्यू इंडिया काउंसिल एक्ट। तो इसी को कहते हैं सुधार के लिए लाया था, इसलिए शब्द क्या है, रिफॉर्म्स कमिटी। ठीक है, सो देयर आर 2 मेंबर्स, ये 2 मेंबर हैं, तो दोनों के पोजीशन हो गए, 2 मेंबर हो गए। दैट वाज सेट अप इन 1907 and given report in 1909 to the British Parliament, and then British Parliament passed this Morley-Minto Reforms Bill in 1909 in British Parliament, and this is called the Morley-Minto Reforms Act, otherwise India Council Act 1909. फिर सुनिए, this act introduced in India in 1911, याद रहे 1907 से 9 कमेटी बैठक हुई, 9 में कमेटी ने रिपोर्ट दिया, 9 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया, और 11 में यानी 1911 में इंडिया में ये इन्फोर्स हो गया। सो 1909 का एक्ट भारत में 1911 में इन्फोर्स हुआ, जिसकी वैधता 10 वर्ष के लिए थी, यानी 1921 तक इसी कानून से देश का शासन चलना था। तो ये बात हो गई, समझ में आई बात? तो ध्यान में रखना है, क्लियर? यहां तक समझ गए कौन क्या था, तो ध्यान देना है। तो ये जो रिफॉर्म्स कमेटी थी, 2 मेंबर्स थे, इसकी टाइमिंग 1907 से 1909, रिपोर्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1909। ठीक है,
9 this act introduced in India in 1911, active till 1921। तो ये आपको शॉर्ट में समझना था, आप समझ गए, समझ में आई बात। तो मॉर्ले मिंटो सेकेंड रिफॉर्म्स कमिटी सेटअप हुई, 2 मेंबर्स थे, टाइम 1907 से 1909 था। इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1909 में दे दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कमिटी के बिल को, सिफारिश को 1909 में पारित कर दिया और दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1911 एंड रिमेन एक्टिव टिल 1921। रिमेन एक्टिव टिल 1921। तो ये कानून तो समझ गए, अब इसके प्रोविजन समझने हैं। तो अब प्रोविजन समझिए, पहले तो ये जान गए, प्रोविजंस में आइए। बहुत सिंपल है इसके प्रोविजंस को समझना, गौर से सुनिएगा। जो मैं पढ़ रहा हूं कुछ चीजों को, उसको गौर से सुनिए। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सुधार करके एक उदारवादियों को खुश करके ये कानून को लाना था, उद्देश्य के लिए। अब क्या होता है, जीजीआई की जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका रीऑर्गेनाइज हुआ और टोटल मेंबर 69 हो गए। आई मीन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज रिफॉर्म्स रीऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सटेंडेड द टोटल मेंबर्स 69। ये क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, बाकी लोग ध्यान न दें। अब आइए, बहुमत सरकारी सदस्यों का 37। याद रखिए, गवर्नर जनरल की एडवाइजरी काउंसिल में हमेशा जो मेंबर हुए, 2 टाइप के मेंबर होते। एक होता था गवर्नमेंट मेंबर, जो अंग्रेज होते, और एक होता था नॉन गवर्नमेंट मेंबर, जो इंडियन लोग होते थे। तो इंडियन मेंबर को गैर सरकारी सदस्य, नॉन गवर्नमेंट मेंबर कहते, और जो अंग्रेज होते, इंग्लिश पर्सन, उसको गवर्नमेंट मेंबर कहते। तो इसमें क्या था कि 37 जो सीट्स थी वो किसकी थी, गवर्नमेंट मेंबर की। तो बहुमत तो उनका था। समझ में आ गई बात, ये ध्यान में रखिए। अगले पॉइंट पर आइए। अब सवाल है कि अवधि निर्धारित सदस्यों की क्या थी। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 69 मेंबर्स डाले गए थे, सभी के टर्म 3 साल के होते थे, 3 इयर्स टर्म। अब अगले पॉइंट पर आइए। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी इस कानून के तहत जो प्रोविंस में गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल थे, उस काउंसिल में भी मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। गवर्नमेंट मेंबर भी और नॉन गवर्नमेंट मेंबर की भी संख्या बढ़ा दी गई। बीएमबी से मतलब है बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये 3 जो प्रांत थे उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, जीजीआई की कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश। ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय लोगों का जीजीआई की एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रवेश। ध्यान देंगे, 69 जो मेंबर थे जीजीआई की एडवाइजरी काउंसिल के, उससे तो वो एडवाइस लेता था, लेकिन उन्हीं में से कुछ मेंबर को वो मिनिस्ट्री के तौर पर एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो सारे वर्क को एग्जीक्यूट करता। आज भी मिनिस्ट्री को आप क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ऐसे ही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था दैट मेक फ्रॉम द चूजन मेंबर फ्रॉम ऑल 69 मेंबर्स। तो याद रखिएगा। तो executive bodies of the governor generals first time contained Indian member and was Lord Satendranath Sinha. So Satendranath Sinha was the first Indian who became the member of executive body of Governor General of India. That is very important. ये ध्यान में रखना है। तो कभी नहीं भूलिएगा ना आप, लॉर्ड डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा एज ए फर्स्ट इंडियन हु बिकम मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू दिस एक्ट। आई एम टोटली सेइंग वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन।
अब अगले पॉइंट पर आइए। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, प्रांतों और केंद्र में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। अब इसका मतलब समझिए। फर्स्ट टाइम बाय लॉ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। बट हाउ? वैसे तो 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को दिमाग में दो अलग धाराओं बना करके बांट करके शासन करते रहे। अब बाय लॉ इन्होंने कर दिया। कैसे? तो सुनना है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब वकार उल हक सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति जो थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और अपने मित्र आगा खान को फर्स्ट चेयरमैन ऑफ मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी का बनाया, जिसके उद्देश्य तो आपको मालूम ही थे, भविष्य में मुसलमानों के लिए एक देश का निर्माण करना और मुसलमानों के हित में काम करना। इन दैट रिस्पेक्ट मिंटो के इशारे पर हुआ था। अब क्या होता है, 1907 में मुस्लिम लीग का एक डेलीगेट्स प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो सेकेंड से मिलने जाता है, जब रिफॉर्म्स कमेटी सेटअप हो चुकी है 1907 में। मिलता है और जो डिमांड है वो ये कि हम मुसलमानों के लिए भी कुछ करिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए। और एश्योरेंस तो मिल गया, मिंटो ने दे दिया और वही चीज़ों को बाय लॉ उतार दिया, यानी संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए अलॉट कर दिया गया, बेस्ड ऑन कम्युनल या कम्युनलिज्म, बेस्ड ऑफ कम्युनलिज्म या सेक्टिज्म, क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर मुस्लिम्स। दैट वाज नोन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्टेड। ये याद रखना है। किसने किया? मिंटो। इसीलिए मिंटो के इशारे पर मुस्लिम लीग की स्थापना, मिंटो ने ही इसे निर्वाचन पद्धति के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, इसलिए मिंटो सेकंड का नाम है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक्चुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। जब एक्चुअल वर्ड हटा लें तो मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं तो मिंटो। ऐसे सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अब देखते हैं हम लॉर्ड मॉर्ले, भारत सचिव है, इंग्लैंड में ही रहते थे, लंदन में, और वो ऑलरेडी क्या होते थे? मिनिस्टर होते थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होना जरूरी था। तो वो एमपी थे वहां के, तो इन संदर्भ में वो स्पीच तो देंगे। तो देखिए, उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक स्पीच दिया, जिसका एक लाइन सुनिए। मेरा कोई संबंध भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने से नहीं है, नहीं था। यानी मॉर्ले क्लियर कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, कि मैंने जो ये कानून बनाए, इसमें जो रिफॉर्म्स किए, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है कि हम भारत में एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने जा रहे हैं। नो, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है। अब आइए, एक और जनाब है गोखले, जो हमारे गोखले साहब हुए, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस सोसाइटी के संस्थापक 1905 में। याद रखिएगा, गोखले ने इस 1909 के एक्ट पर क्या कहा, गौर से सुनिए। इस अधिनियम में जो कुछ भी बातें थी वो अनेक सरकारी नियमों, उपनियमों द्वारा नष्ट कर दिए गए। यानी बातें तो कुछ अच्छी रखी गई, पर इतने सारे उलझे हुए कानून भी डाले गए, जिससे ये पूरा का पूरा बिखर गया। जैसे आप एक बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डेकोरेट करने के चक्कर में उसकी सूरत को बिगाड़ देते हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। अब आइए, कूपलैंड एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुए। कूपलैंड ने 1909 के कानून पर क्या कहा? ये विधान परिषदें संसद ना होकर केवल दरबार थी। यानी जो विधान परिषद दिखती थी, जो काउंसिल्स मेंबर जो थे, वो नहीं थी एक कोई परिषदें, ये एक्चुअली दरबार था। दरबार में अपॉइंटेड लोगों का आयोजन था, जो कह दिया गवर्नर जनरल
वही करना है, ये मतलब है। चलो, भारतीय का शासन में प्रवेश जरूर शुरू हो गया इससे, और चुनाव प्रणाली की नींव का पत्थर रख दिया गया। यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली आई, जो भी हो, लेकिन क्या हुआ, पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति से मेंबर्स अब इलेक्ट होने लगे। तो निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई, दैट इज इंपॉर्टेंट। द प्लिंथ या फाउंडेशन ऑफ या प्लिंथ ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम स्टैब्लिश्ड इन इंडिया थ्रू दिस 1909 इंडिया काउंसिल एक्ट। और क्या हुआ, द फर्स्ट टाइम नाउ इंडियन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसिल्स known as executive body of governor, लॉर्ड सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अब आइए, तो इतनी सारी बातें हुई, ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1919 के एक्ट के बारे में अब बात करते हैं। तो ध्यान में रखने की चीज़ है इन दैट कि 1909 में आपको 3 ही चीज़ याद रखना है। नहीं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत, ये मायने रखते हैं, इसको याद रखिएगा अच्छे से। और ये कोई उत्तरदायी शासन नहीं था। अब 1919 के प्रांत परिषद अधिनियम पर आते हैं। नेक्स्ट 1919 इंडिया काउंसिल एक्ट, वही भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम आदर नेम भी थे क्या, मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड, रिफॉर्म्स, कमिटी, आप इसी को बिल और इसी को आप कह सकते हैं एक्ट। 2 members only are following. First, Lord Montagu, जो was India minister, second, Lord Chelmsford was Governor General of India. This bill committee timing 1970 to 1990, पास्ट हुआ 1990, enacted in India 1921 for till 1931, validity 10 years. ध्यान देंगे, 1909 के कानून के बाद कहा गया था वो 10 साल के लिए था, तो 10 साल पर दूसरा आएगा, तो तैयारी तो थोड़ा पहले से करेंगे ना। वी शुड बी प्रिपेयर दैट थिंग्स just more earlier. So in that respect,
In 1919, India Council Act, भारत परिषद अधिनियम, known as this, other name Montagu-Chelmsford Reforms Committee. जिस कमिटी ने दिया तो वो बिल बन गया. बिल जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो एक्ट हो गया. तो तीनों का मतलब एक ही है. इसके दो मेंबर थे. 2 members only are following. जो वो दो थे वो ये हैं. लॉर्ड Montagu was India Minister post and Lord Chelmsford was Governor General of India. This committee's reporting time was 1970 to 90. तो 2 साल में रिपोर्ट तैयार किया. This report given to British Parliament in 1919 and British Parliament passed this report in 1919 and this report passed that become the act and that means Montagu-Chelmsford otherwise India Council Act 1919 ठीक है introduced in India in 1921 for further 10 years. So its validity going to end in 1931. So validity was 10 years. So that is the just an introduction about the 1919 India Council Act. And now we have to be discussed on this act. As you know that the background is saying what? Clear cut. So 1909 के कानून में क्या कर दिया था? डिवाइड एंड रूल. नहीं, रिलीजियस बेस्ड separate electoral constituency. So that was totally rubbish. We invite and we again protest. We are not satisfied. तो जो कानून वो उदारवादियों को खुश करने के लिए लाया था, उदारवादी तो उससे और नाखुश और भड़क गए. तो हमें तो वो फिर पैसिफाइड करेगा. तो ये है. और क्रांतिकारी गतिविधि तो बेलगाम हो रही है. इन दैट रिस्पेक्ट उसने कहा कि ठीक है, इसका एक सुधरा हुआ रूप लाना है और इस बार उसने कोशिश किया कि थोड़ा सा सुधार करें. तो देखते हैं क्या करेगा. लेकिन इस बीच में क्या होता है, यानी 1909 से लेकर के 1919 के बीच के हालात को जरा देखिए, गौर फरमाइए. क्रांतिकारी गतिविधि, किंग्सफोर्ड जज की हत्या का असफल प्रयास मुजफ्फरपुर बिहार. नहीं, 12 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया दिल्ली में, अनुशीलन समिति. ठीक है. 13 में गदर पार्टी की स्थापना. 14 में कामागाटा मारू जहाज की घटना, कनाडा से भारत की तरफ का आना. ठीक है. और क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ ही रही है, रुक नहीं रही है. इसके अलावा आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन 1914, गोइंग टू एंड इन 1918. नहीं, और 19 में देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस. और इस दरमियान गांधी जी बहुत कोशिश किए लोगों को भर्ती करवाए कि अंग्रेज का साथ दो, अंग्रेज आज़ादी दे देंगे. आज़ादी नहीं दिए. बीच में आप लेके आए क्या? रॉलेक्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग कांड कर दिए. तो क्या होगा? We are totally fed up and annoyed from British India government and we are ready for fight. In that respect, you have to understand this act introduced in India to satisfy pacified Indian people. But what happened and what was the provision in that, we will discuss in coming today next video. Thank you.